students, in this video we'll discuss chapter number 11, colonialism and urban change. स्टूडेंट, अगर हम प्री कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो कुछ इकोनॉमिक सेंटर्स हमारे इंडिया में फेमस थे, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हुआ करती थी, कुछ कल्चरल सेंटर्स फेमस थे. तो ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड, जब तक हमें ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी नहीं बनाया था, तो हमारे इंडिया में कुछ टाउन फेमस थे फॉर इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटी. कहीं से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, बिजनेस बहुत ज़्यादा होता था, कहीं कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी. पर बेटा फिर भी एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं टाउन्स एंड विलेजेस में. विलेज में इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, वहीं पर अर्बन एरियाज में या टाउन्स में जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो प्राइमरी सेक्टर तो नहीं होती, एग्रीकल्चर नहीं होती है, उसके अलावा कुछ होता है जैसे ट्रेड हो गया, सर्विसेज हो गई. ओके, तो बहुत डिफरेंसेस हैं बच्चा टाउन्स में और विलेजेस में. यह द सेपरेशन बिटवीन द टू बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग मुगल पीरियड. पर जब मुगल पीरियड आया तो ये डिफरेंस और प्रोमिनेंट हो गया, और ज़्यादा मजबूत हो गया. 16th और 17th सेंचुरीज की बात हम करें तो जो मुगल थे उन्होंने फतेहपुर सीकरी बनाया, लाहौर बनाया, दिल्ली, आगरा, ठीक है, उनकी कैपिटल टाइम टू टाइम, कभी उनकी कैपिटल फतेहपुर सीकरी गई, कभी लाहौर, कभी दिल्ली, कभी आगरा. और क्योंकि कैपिटल सिटी बेटा वहाँ पर बनाई गई, इसीलिए वहाँ पर मॉन्यूमेंट्स थे, मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर बने, ठीक है. और धीरे धीरे ये इंपॉर्टेंट सेंटर बन गए इंपीरियल पावर के, ग्रैंडियर के, ठीक है, भव्यता के, इंपीरियल पावर के. साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर मदुरई, कांचीपुरम, तंजौर, हम्पी, ये इंपॉर्टेंट सेंटर बने मिडिवल पीरियड के. चलो, पर जैसे जैसे मुगल का डिक्लाइन हुआ, मुगल का डिक्लाइन कब हुआ है बेटा? 18th सेंचुरी में. मुगल का डिक्लाइन कब हुआ है? 18th सेंचुरी में. तो बहुत सारे जो ओल्ड इंपॉर्टेंट टाउन्स थे उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई. पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट थे अब उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, क्योंकि नई रीजनल पावर्स आ गई हैं, नए न्यू टाउन्स बन रहे हैं, नई सिटीज आ रही हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है. जैसे लखनऊ, हैदराबाद, पूना, श्रीरंगपट्टनम, बड़ौदा एक्सेट्रा. अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, ट्रेड के अकॉर्डिंग. अगर मैं सूरत की बात करूं, मसूलीपट्टनम, ढाका की, तो 17th सेंचुरी में जिन सिटीज में बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ हो रहा था, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी, जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका, 17th सेंचुरी में एमर्ज हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुई, और जल्दी इनका डिक्लाइन आ गया 18th सेंचुरी में. तो ये किसकी तरफ चली गई? डिक्लाइन की तरफ चली गई. फिर कुछ सिटीज़ जैसे कि मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, जिन्हें आज हम चेन्नई, कोलकाता और मुंबई के नाम से जानते हैं, वो स्मॉल ट्रेडिंग फैक्ट्रीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, पर बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर बन गई कॉलोनियल पावर के. मुंबई, बॉलीवुड, कोलकाता, चेन्नई, सब इंपॉर्टेंट है आज के डेट में. टिल डेट दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. पर ये छोटे छोटे ट्रेडिंग सेंटर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, पर आज देखो कितनी इंपॉर्टेंस इनकी बढ़ गई है. अब हम देखेंगे डी अर्बनाइजेशन. तो देखो, अर्बनाइजेशन वो प्रोसेस है स्टूडेंट जहां पर सिटीज बन रही हैं, शहर बन रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है. डी अर्बनाइजेशन मीन्स जो पहले शहर था अब वो शहर नहीं रहेगा, रियून हो जाएगा, उसका डिक्लाइन हो जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, एक्सेट्रा. चलो, डीअर्बनाइजेशन इज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है जहाँ पर बहुत सारे अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन कर गए, नीचे की तरफ चल गए. ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उनकी वजह से जो ट्रेडिशनल अर्बन टाउन्स थे वो नीचे की तरफ, डिक्लाइन की तरफ चले गए, एंड न्यू अर्बन सेंटर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. पुराने जो भी थे अब उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, नए अर्बन सेंटर्स आ गए. मेन रीजंस थे डी अर्बनाइजेशन के. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आएगा, राइट डाउन द मेन रीजन ऑफ डी अर्बनाइजेशन. तो व्हाट विल यू राइट? कॉलोनियल राइट को, जो कॉलोनियल रूलर्स थे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो इंडिया में ग्रोथ करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें. बस वो तो इंडिया को किसकी तरह देखते थे कि हमें ये चीप सोर्सेज देगा, रॉ मटेरियल देगा, हम यहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई देंगे. तो उन्होंने इंडिया में भी क्या लिया है बेटा? खुद के मशीन मेड गुड. देखो, ब्रिटेन, इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आ गया था, तो वहाँ इंडस्ट्रीज खूब गुड बना रही थी, तो वो सारे गुड्स को डंप करते गए कहाँ पर? इंडिया में, ठीक है. और जो हमारे हैंडमेड गुड्स थे अब उनको कोई खरीद नहीं रहा है. क्यों नहीं खरीद रहा? जरा ध्यान से सुनो बेटा, क्योंकि हमारे जो गुड्स हैं, है ना, वो थोड़े से कॉस्टली हैं, और जो मशीन मेड गुड है वो चीप है, तो लोग उनको खरीदने लगे.
फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे जैसे आता गया तो जो ट्रेडिशनल मीन्स थे प्रोडक्शन के, हाथों से जो काम हो रहा था वो बंद हो गया, कम हो गया। एज अ रिजल्ट जो ट्रेड और दूसरी एक्टिविटीज थी उससे रिलेटेड जितने भी टाउन थे वो सब डिमिनिश हो जाएंगे, धीरे धीरे करके उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। फिर पिलग्रिमेज जिसको बोलते हैं तीर्थ यात्रा, और जो पोर्ट टाउन्स है उनकी प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, वो भी खत्म होती गई ड्यू टू डाउनफॉल ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। पहले तो बेटा राजा महाराजा होते थे तो वो पोर्ट टाउन्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तीर्थ यात्रा मंदिर का रख रखाव करते थे, तो तीर्थ यात्रियों को फ्री में भोजन भोजन करवा देते थे। पर अब राजा ही नहीं रहे तो पिलग्रिमेज सेंटर्स पे कौन फ्री में खाना खिला रहा है, वो सब उनकी इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाएगी। न्यू टाउन्स की बात करेंगे तो जैसे जैसे जो ओल्ड टाउन्स थे वो डिक्लाइन होते गए, न्यू अर्बन सेंटर्स एमर्ज होते गए। ठीक है, ये जो न्यू सेंटर्स थे वो ओल्ड वन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे बहुत सारे एस्पेक्ट में, वेल प्लान थे, ब्रिटिश की नीड को सूट करते थे। ब्रिटिश यहाँ ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजर, ये सारी एक्टिविटीज चाहते थे, तो जो न्यू टाउन्स बने उनमें ये सारी एक्टिविटीज भर भर के थी। तो अर्बनाइजेशन अंडर कॉलोनियल रूल, देखो जो पुरानी सिटीज थी उनका डी अर्बनाइजेशन हुआ, अब वो रियून हो गई, डिक्लाइन कर गई। पर अब न्यू अर्बन सेंटर्स बनेंगे विच वाज वेरी प्लान्ड, डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ ब्रिटिश, प्लान टाउन्स। ब्रिटिश ने वेल प्लान किया पहले टाउन सिटीज को, दिल्ली चंडीगढ़ ये एग्जाम्पल है वेल प्लान सिटीज का। ये जो दो सिटीज हैं ये बहुत डिफरेंट है, ओल्ड सिटीज थे, इनका आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है, पॉपुलेशन, एरिया। न्यू दिल्ली जो कॉलोनियल पीरियड में इंपॉर्टेंस जिसको बहुत ज़्यादा मिली, वो एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है और आज भी हमारे इंडिया की कैपिटल है। ठीक है, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, वो सब कुछ कहाँ पर है, वहीं पर है ना। पोर्ट सिटीज, कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिशर्स तो आए थे हमें एक्सप्लॉइट करने, वो हमसे रॉ मटेरियल लेते थे, फिर उनको पोर्ट के थ्रू, शिप्स के थ्रू यहाँ वापस जाते थे, तो उन्होंने पोर्ट सिटीज को भी डेवलप किया, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, नाउ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये इंपॉर्टेंट, मतलब आज बॉम्बे को हम मुंबई बोलते हैं बेटा, कलकत्ता को कोलकाता बोलते हैं, मद्रास को चेन्नई बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बने कॉमर्स के लिए, कॉमर्स और ट्रेड के इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए। ब्रिटिश यहाँ से बहुत सारे गुड एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट क्या करते थे बेटा, जरा ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल, हमारा कॉटन इंग्लैंड भेज देते थे, और इम्पोर्ट क्या करते थे, फिनिश्ड गुड्स, वो इंग्लैंड में इस रॉ मटेरियल से जो गुड बना है हमसे थोड़ा मोटा 1-2 रुपए दे के बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद लेते थे, वहां जाके उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे और वापस इंडिया में मंगा लेते थे, हमसे सस्ता लेके हमें महंगा बेचते थे, बहुत ही बुरे लोग थे। ठीक है, चलो, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज के लिए उन्होंने पोर्ट टाउन्स को डेवलप किया। अर्बनाइजेशन बेटा वो प्रोसेस है जहाँ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टाउन्स और सिटीज में रहने लग जाए, सिटीज टाउन्स फ्लरिश करने लग जाए। ठीक है, थर्ड, हिल स्टेशन, देखो ब्रिटिशर्स ने हिल स्टेशन भी एस्टेब्लिश किया, जैसे शिमला, माउंट आबू, दार्जिलिंग, कब 19th सेंचुरी में। आप लोगों को पता है ना 19th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1801 से स्टार्ट होके 1900 पे खत्म होता है। ठीक है, ये जो हिल स्टेशन थे हेल्प आर्मी टू गार्ड फ्रंटियर्स, और यहीं पर आर्मी भी होती थी फ्रंटियर्स को गार्ड करने के लिए। ना 1864 में वाइसरॉय जॉन लॉरेंस, उन्होंने ऑफिशियली शिमला को कैपिटल बना लिया। जो ऑफिशियल रेसिडेंस था जो कमांडर इन चीफ का, वो भी कहाँ पर ही रखा, उन्होंने शिमला में रखा। फिर से ध्यान से सुनो, वाइसरॉय, ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि किस वाइसरॉय ने शिमला को कैपिटल बनाने की बात की, ऑफिशियल कैपिटल, मतलब ऑफिशियली कैपिटल बनाने की बात की, तो वो कौन थे, वाइसरॉय जॉन लॉरेंस। और यहीं पर क्या था बच्चा, शिमला में ही कमांडर इन चीफ का रेसिडेंस भी होता था। जो ब्रिटिश थे उन्हें लगता था कि वो हिल स्टेशन पे जाके रहें, क्योंकि वहाँ पर जो वेदर होता है बहुत प्लीजेंट होता है, कूल क्लाइमेट होता है, अच्छा होता है। वो वहाँ पर टी और कॉफ़ी प्लांटेशन भी लगाते थे जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, किसकी, हमारी इंडिया की नहीं, उनकी होम कंट्री इंग्लैंड का वाला सोचते थे। फिर कैंटोनमेंट एरिया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैंटोनमेंट टाउन्स बनाए, जो परमानेंट और टेम्पररी साइट्स थी, मतलब कई जगह ऐसा बना दिया कि जहाँ पर हमेशा आज तक आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया हैं, कई जगह टेम्पररी भी बनाया। ठीक है, ब्रिटिश ने कैंटोनमेंट टाउन्स बनाए, कुछ परमानेंट कुछ टेम्पररी साइट्स थी। ठीक है, जो ब्रिटिश आर्मी को सर्व करती थी, मेरठ, कानपुर, लैंसडॉन, ये कुछ एग्जाम्पल है कैंटोनमेंट टाउन के। Now, implications of colonial policies and institution.
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये आज तक इंडिया में है। पीडब्ल्यूडी सुना होगा आप लोगों ने, अगर नहीं सुना है तो पापा से पूछें, बताएंगे आपको। पहले जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे पीडब्ल्यूडी के लिए, पब्लिक डिपार्टमेंट के लिए। जो सिविल वर्क्स होते थे उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता था एट द कॉस्ट ऑफ मिलिट्री एक्सपांशन, क्योंकि ज़्यादा जो मेन फोकस था ब्रिटिशर्स का वो किस पे था, मिलिट्री एक्सपांशन पे था। पर बेटा जब लॉर्ड डलहौजी, ये वही लॉर्ड डलहौजी हैं जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस की थी, जब वो गवर्नर जनरल बने तो उनकी गवर्नरशिप में उन्होंने एक कमीशन बना दिया, अपॉइंट कर दिया हर प्रेसिडेंसी में कि बताओ सिविल वर्क की क्या स्टेटस है। ठीक है, इससे क्या हुआ, नया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बन गया। पहले तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसके हाथों में था, पूरा मिलिट्री ऑफिसर्स के थे रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। मिलिट्री क्या करते थे ऑफिसर्स, मिलिट्री एक्सपांशन में ज़्यादा ध्यान देते थे, पब्लिक वर्क पे ध्यान देते ही नहीं थे। तो डलहौजी ने बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा, डलहौजी ने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जब सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया हर प्रेसिडेंसी में, तो भैया अब उसके काम हो गए कि वो रोड बनाए, बिल्डिंग बनाए, कैनाल बनाए, ब्रिजेस बनाए। ये जो डिपार्टमेंट था ये अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट फीचर की तरह काम करता था। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो भगवान भरोसे ही थे, तो मिलिट्री एक्सपांड कर रही थी, पब्लिक वर्क था ही नहीं। पर लॉर्ड डलहौजी की कृपा से क्या हुआ, एक सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बना जिसने रोड, बिल्डिंग, कैनाल, ब्रिजेस बनाए। फिर आज भी हमारे कंट्री में म्यूनसिपालिटीज हैं, ये सेटअप भी किसने करके दिया बच्चा, ब्रिटिशर्स ने। जो कंसेप्ट है म्यूनसिपालिटीज का मेजर टाउन्स में, पहले कब हमने अडॉप्ट किया, 1815 में। तो किस प्रोविजन, 1815 में एक्ट 26 के अंतर्गत क्या लेके आ गए ये लोग, म्यूनसिपालिटीज। इन रियलिटी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूनसिपालिटी बिगेन इन 1864 व्हेन म्यूनसिपल इम्प्रूवमेंट एक्ट आया। जब म्यूनसिपल इम्प्रूवमेंट एक्ट आया 1864 में, तब रियलिटी में क्या एस्टेब्लिश हुई, म्यूनसिपालिटीज। फिर अर्बन एरियाज का बेटर मैनेजमेंट होने लगा, म्यूनसिपालिटीज सेट हो गई, उनके लिए इलेक्शंस होने लगे, कैंडिडेट्स नॉमिनेट होने लगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आने लगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क था म्यूनसिपालिटीज़ का वो हेल्थ और एजुकेशन को देखना था बेटा, वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें। ठीक है, 1868 अंडर द डिस्ट्रिक्ट टाउन एट दिस म्यूनसिपालिटीज वर एक्सटेंडेड टू स्मॉलर टाउन एज वेल। पहले ये बड़े बड़े टाउन्स के लिए ही थी बच्चा, पर 1868 में जब डिस्ट्रिक्ट टाउन्स एक्ट आया तो इनकी अप्रोच कहाँ तक पहुँच गई भाई, कहाँ तक, स्मॉल टाउन्स। फिर लोकल बॉडीज क्रिएट की गई, कब से कब तक, 1864 से 1868 तक। पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम ब्रिटिश कंट्रोल में ही था। फिर लॉर्ड रिपन आए, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट लेके आ गए 1882 में। उनकी जो पॉलिसी थी वो ये थी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर चुना जाए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनसिपालिटीज के लिए। जो चेयरमैन की पोस्ट हो वो नॉन ऑफिशियल मेंबर के लिए ही सिक्योर हो। जो लोकल बॉडीज हो वो सुपरसीडेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और रिपन का ये विचार था कि ये जो लोकल बॉडीज बने ये सुपरसीड करे किसको, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अभी तक जो भी मैनेजमेंट कर रही थी, अब उसके ऊपर किसकी सुनवाई होगी बच्चा, लोकल बॉडीज की। जो प्रेसिडेंसीज थी जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पर भी लोकल बॉडीज काम करने लग गई प्रोविंशियल एज द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बन के ये मेट्रो सिटीज़ में भी, जैसे कि प्रेसिडेंसीज में, सॉरी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में काम कर रही थी। और यहाँ पे बेटा एक बात और सुनो, दीज लोकल बॉडीज कुड बी सुपरसीडेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और कहीं ना कहीं इन लोगों का कॉन्टैक्ट रहेगा, इनको अगर कोई हेल्प लेनी होगी तो वो किससे ले सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ले सकते हैं। क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ होगी वो डिपार्टमेंट होगी किसका, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। मतलब हमेशा लोकल बॉडी को किसका सुनना पड़ेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। चलो, अब प्रेसिडेंसी सिटीज़ की अगर हम बात करें तो 3 फैक्ट्री टाउन सेट किया ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए। ठीक है, कौन कौन सा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को पहले बोलते थे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। फिर बच्चा मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म जब आए 1980 में, तो उन्होंने बोला लोकल बॉडीज़ को जितनी मैक्सिमम हम इंडिपेंडेंस दे सकते हैं उतनी देंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1930 में, उसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, विच गेव फर्दर इम्पेटस टू द डेवलपमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़। और 1935 एक्ट के अंदर और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई, फ्रीडम दी गई किसको, लोकल बॉडीज़ को। पुलिस, पुलिस एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। ब्रिटिशर्स का एक स्पेशल ध्यान था किसकी तरफ, पुलिस सिस्टम के लिए तरफ। पुलिस की ड्यूटीज़ थी
क्या ड्यूटीज थी? अर्लियर द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस वर परफॉर्म बाय द जागीरदार और जमींदार। पहले पुलिस का काम कौन करते थे? जागीरदार और जमींदार। बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने बोला नहीं भैया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें यूनिफॉर्म पुलिस सिस्टम चाहिए, ये जागीरदार और जमींदार ये काम नहीं कर पाएंगे। किसने बोला? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला। 1816 में जब लॉर्ड मकाले का टाइम चल रहा था तो इंडियन पेनल कोड आ गया, आईपीसी, ठीक है, जिसमें कैटेगरी बना दी क्रिमिनल्स की। फिर पुलिस आई 1861 एक्ट के थ्रू। पुलिस एक्ट वाज सेट अप इन 1861। एक यूनिफॉर्म और इफेक्टिव पुलिस सिस्टम बनाने के लिए पुलिस एक्ट आ गया। ये जो पुलिस सिस्टम था ये लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती थी। आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो क्रिएट की गई। आईजीपी की पोस्ट क्रिएट की गई। आईजीपी का फुल फॉर्म इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। प्रोविंशियल लेवल पे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी पूरे प्रोविंस का, पूरे स्टेट का। फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी की पोजीशन बनाई गई डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, जिसको चार्ज दिया गया कि भैया ये प्रोविंस तुम्हारे हवाले, इसका एक पार्ट इसको तुम संभालोगे। प्रोविंस पूरी नहीं, पूरी प्रोविंस किसके पास है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास है। उसका कुछ पार्ट किसको दे दिया? डीआईजी को दे दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाए गए, डेप्यूटी एसपी बनाए गए, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, तालुका, थाना, चौकीदार, ये सब कुछ का अपॉइंटमेंट शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने किया। फिर रेलवे लिंक की अगर हम बात करें तो जो रेलवे लाइन थी मोस्टली द ट्रंक लाइंस कनेक्टेड सी पोर्ट टू मेजर मैन्युफैक्चरिंग टाउन। देखो ब्रिटिशर्स हमसे कुछ ना कुछ लेने ही आए थे, हमें कुछ देने तो आए नहीं थे। तो वो क्या करती थी, अगर यहाँ पर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही तो यहाँ से आपको रेलवे लाइन मिलेगी, कहाँ तक? पोर्ट टाउन तक। यहाँ से रेलवे से यहाँ तक लाएंगे, फिर पोर्ट से अपनी कंट्री इंग्लैंड भेज देंगे। जैसे जैसे रेलवे का डेवलपमेंट होता गया ओल्ड ट्रेड रूट बंद होते गए, ठीक है। मनी लैंडर, होलसेलर जो दूसरे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे उन सबको एक बड़ा सेटबैक मिला। जो ट्रेडिंग पोस्ट थे वो और ट्रांसिट पोस्ट थे उनकी इंपॉर्टेंस भी ख़त्म होती गई। लॉर्ड डलहौजी ने ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन किया इंडिया में रेलवे को एक्सपांड करने का, उसको हिंटरलैंड से कनेक्ट करने में। सिटीज, टाउन्स, पोर्ट्स, एरिया ऑफ प्रोडक्शन, इन सबको कनेक्ट किया किसने? रेलवे ने। और किसकी रीन में सबसे ज़्यादा हुआ? लॉर्ड डलहौजी। जो ब्रिटिश कंपनीज थी उसने 90 मिलियन पौंड इन्वेस्ट किए 1875 में, 95 मिलियन पौंड 1875 में रेलवे एक्सपांशन में। विद दिस एफर्ट, इस एफर्ट के साथ रेलवे 3 मेजर पोर्ट सिटीज को कनेक्ट कर पाया, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये कब? 1880 में। अब हम केस स्टडी पढ़ेंगे बच्चा दिल्ली की। दिल्ली ने बहुत बार राइज, बहुत बार फॉल देखा है, बहुत सारे एम्पायर आए और बहुत सारे एम्पायर गए। इसकी जो पावर थी और प्रोमिनेंस थी पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में भी फेमस थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम सल्तनत पीरियड, पूरा मुगल पीरियड, पूरा सल्तनत पीरियड, पूरा मुगल पीरियड, इस पूरे टाइम में दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है बेटा, ठीक है। जब से शाहजहानाबाद बन गया 1648 में, उसके बाद तो ये मेट्रोपोलिस अनराइवल सिटी की तरह देखी गई। ब्रिटिश शुरुआत में ब्रिटिशर्स का इतना ध्यान नहीं था दिल्ली पे, शुरुआत में ब्रिटिशर्स का ध्यान था कोलकाता पे, पर बाद में फिर ब्रिटिशर्स भी किस पे ध्यान देने लगे? दिल्ली पे। उन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लिया, कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक हुई बात। तोमर्स बिल्ड द सिटी दिल्ली का इन 736। दिल्ली बनाई किसने थी बच्चा? तोमर्स ने, दिल्ली का, जिसे दिल्ली भी बोलते थे। फिर चौहान ने तोमर्स को तोमर्स को हटाया, डिफीट किया। तोमर ने बनाई दिल्ली का, जिसे दिल्ली बोलते हैं। कब बनाई? 1736 में। चौहान ने फिर हराया तोमर को और दिल्ली किसकी हो गई? चौहान्स की, 11वीं सेंचुरी। फिर दिल्ली एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनी, सल्तनत रूल यहाँ पर हुआ, फिर मुगल रूल यहाँ पर हुआ। दिल्ली एक बहुत बड़ा एरिया, मतलब एक वास्ट एरिया में कन्वर्ट कर गई। देन दिल्ली वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कैपिटल। दिल्ली कैपिटल बन गई विच कंट्रोल्ड अ वास्ट एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करने लग गई। कौन? हमारी दिल्ली। अगर प्रेजेंट सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो भारतपुर, इंडस वैली साइड दिल्ली, गुप्ता पीरियड के टाइम। फिर किला राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान के टाइम। तुगलकबाद गयासुद्दीन तुगलक। कोटला फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक। दिनपा नेम हुमायूं।
दिन पनाह किसने नाम दिया? हुमायूं ने। दिल्ली ब्रिटिश रूल के पहले। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का श्री अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। जहां पनाह जहां पनाह मोहम्मद बिन तुगलक। शेरगाह शेरशाह सूरी। शाहजहानाबाद शाहजहां के टाइम। न्यू दिल्ली दिल्ली दरबार। इतनी सारी सिटीज के ऊपर रख के बनाई गई है दिल्ली। जो शाहजहानाबाद नाम रखा गया वो शाहजहां के नाम पे रखा गया था। मुगल एम्परर शाहजहां थे जिन्होंने शाहजहानाबाद को अपनी कैपिटल बनाया। दिल्ली के पास ही है। इंपीरियल स्ट्रॉन्ग होल्ड था। रिवर फ्रंट था। दिल्ली आज थोड़ी सी बड़ी हो गई है। शाहजहां जब रूल कर रहे थे, जब शाहजहानाबाद बना था, तो ये एक सूफी कल्चर का भी सेंटर था। ठीक है, बहुत सारी दरगाह खानका ईदगाह इसी टाइम में बनी, जैसे रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, दरगाह ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, पुराना किला। अब अगर मैं नई दिल्ली की बात करूं बच्चा, तो नई दिल्ली कब बनी? जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट की? दिल्ली। जो फाउंडेशन स्टोन था इंपीरियल कैपिटल का वो रखा किंग जॉर्ज फिफ्थ ने। क्वीन मैरी इन कोरोनेशन पार्क ऑफ 15 दिसंबर 1911। किंग जॉर्ज को कब कोरोनेशन, उनको ताज कब मिला बेटा? 1911 में। तो 1912 में बिल्डिंग्स वर इरेक्टेड, ठीक है, बियॉन्ड कश्मीरी गेट टू टेम्परली अकोमोडेट न्यू ऑफिसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नई नई बिल्डिंग बनने लगी ऑफिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसी टाइम में एक कमिटी बनाई गई, GSC स्विंटन एज चेयरमैन। ठीक है, जॉन ब्रॉडी, इडविन लुटियन उसके मेंबर बने। इन लोगों ने एडवाइस दी, नई दिल्ली की तरफ कैपिटल शिफ्ट करने की बात हुई। ठीक है, कि जो लोकेशन होगी न्यू दिल्ली की वो कहाँ होगी? प्लेन्स पर। कौन से प्लेन? जो शाहजहानाबाद के ईस्ट में है। रायसेन हिल्स, जहाँ पर आज हमारे प्रेसिडेंट हाउस है। सर हार्बर्ट ब्रेकर ने ज्वाइन किया लुटियंस को 1930 में, और एक बड़ी टीम बन गई आर्किटेक्ट की जिनको लुटियंस खुद हेड कर रहे थे। इन्होंने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाए दिल्ली में। रायसेन हिल्स को लेवल बनाया। वायसरॉय हाउस बनाया जिसको आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बनी। साउथ ऑफ किंग्स से, जिसे आज हम राजपथ बोलते हैं, दैट गोज स्ट्रेट अप टू द वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट की तरफ जाता है। तो ये रही न्यू दिल्ली। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। टाइम के कारण बहुत ही जल्दी में, मुझे भी पता है सेटिस्फैक्टरी वीडियो नहीं है, पर प्लीज़ बेटा एग्जाम में तो काम चला लेना।